हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? मज़े में, आनंद में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो और आनंद में रहो। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। हमने पहले क्या कर लिया था, पिछले लेक्चर्स में हमने अब तक चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, कुछ आपके लिए नया भी होगा शायद, और आप कुछ बेसिक्स ये मैं मान के चलूँगा जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए थोड़ा बहुत आपको मालूम है, और जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो भी यहाँ पर कुछ काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे डोमेन और रेंज क्या होती हैं वो यहाँ पर काम आएगी आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे यहाँ पर किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। पिछले चैप्टर में अपन ने क्या किया था कि 1-1 और ऑन टू प्रूफ किया था, जिसको हम कहते थे बाइजेक्टिव। तो वो ये बाइजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में आएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा सा बच्चे कहते हैं थोड़ा हार्ड लगता है। हार्ड नहीं है एक्चुअल में, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा। कैसे करता है? क्योंकि इसमें हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। हम बेसिक नहीं करते, हम क्या करते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी लगेगा, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं है इसके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर घुमा देता है तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं। वहाँ पर क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते। तो हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में पूरा एक एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसके अंदर आपने बुक में देखा है कि ग्राफ दिए हुए हैं, आपके पास बुक होगी, बुक खोल के बैठिए, उसमें देखिए आपके पास इसमें ग्राफ दे रखे हैं, साइन के, कॉस के, टेन के, जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं उनके ग्राफ दिए हुए हैं। तो देख करके थोड़ा डर लगता है कि यार ये पता नहीं कैसी एक्सरसाइज आ गई है ना, अजीब सी लगती है, बहुत हार्ड लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर आज हम पूरा समझेंगे कैसे क्या है, क्या कहना चाह रहा है, सारी बात को आज हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ईजी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्या दिया है? चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है? फंक्शन पढ़ा है। क्या आ रहा है इसके अंदर? एक वर्ड आ रहा है क्या? फंक्शंस। तो फंक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन हम कैसे लिखते थे? f(x)(y), ऐसे ही लिखते थे कि कोई भी फंक्शन दिया होता है और वो फंक्शन किस में डिफाइन होता है? x से y में कोई भी फंक्शन दिया होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर जब हम ये पढ़ते थे फिर हम इसको प्रूफ करते थे कि बताओ ये फंक्शन 1-1 है या ऑन-टू है या 1-1 ऑन-टू दोनों है, यानी हम क्या करते थे उसको, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करते थे। क्या करते थे? बाइजेक्टिव प्रूफ करने की कोशिश करते थे। तो बाइजेक्टिव आता भी था, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव आता था, कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं आता था। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल भी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, क्या लिख देते हैं यहाँ पे? इफ f इज बाइजेक्टिव देन f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है तो ही वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने से पहले हमें क्या करना है? उसको बाइजेक्टिव करना है। यहाँ पर दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन कौन से होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी जो आप जानते हो ये क्या होता है? साइन, कॉस, टेन। ठीक है, इस टाइप के होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके फंक्शंस होंगे। तो इनके फंक्शंस जब बाइजेक्टिव होंगे तब हम क्या करेंगे? उसका इन्वर्स करेंगे। ठीक है, तो पहले बाइजेक्टिव करने के लिए हमारे इन्वर्स करने के लिए या उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए उस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? उस फंक्शन का क्या होना जरूरी है? बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, यानी कि कोई भी फंक्शन यहां पर दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है f(x)(y), तो हम क्या लिख देते थे यहाँ पर? fx इज इक्वल टू y लिखते थे, यानी fx बराबर y, जहाँ पर x किस में से लेते थे? इसके अंदर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन, और y किस में से मिलता था हमें? इसमें से, यानी फंक्शन के अंदर x की कोई वैल्यू रखी, कहाँ से? डोमेन में से, हमें y मिल जाता था, किस में से मिलता था? कोडोमेन में से। तो ये होता था हमारा फंक्शन। अब इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है?
इन्वर्टिबल फंक्शन ये होता है कि उसका उल्टा करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि इजी वे में कि उसका उल्टा कैसे, मान लो इस f को मैं उधर ले जाऊं, क्या लिख सकता हूं, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, यानी f को मैं उस तरफ ले गया, एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि f को क्या किया, इस तरफ लेके आया तो उसका उल्टा हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा। ऐसा हम क्या, इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो ये जो इनवर्स हुआ, ये इनवर्स इसका तभी होगा जब ये फंक्शन हमारे पास क्या हो, बाइजेक्टिव। क्या हो, इसका इनवर्स तभी होगा जब ये फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, मान लो कोई नया फंक्शन g मिला तो उसको क्या बोल दिया, f इनवर्स है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर इस तरह से लिखना है तो f इनवर्स दैट इज सच दैट y टू x, पहले x टू y था, अब जब इनवर्स कर दिया तो हम क्या देख रहे हैं, y से x में देख रहे हैं, यानी कि फंक्शन क्या होना चाहिए, और जब y से हम कोई वैल्यू लेंगे तो हमें वो जो फंक्शन में वैल्यू रखने के बाद y क्या है आपका, कोडोमेन है, y क्या है आपका, कोडोमेन है, यानी अब की बार हम वैल्यू किस में से ले रहे हैं, कोडोमेन में से ले रहे हैं और उस फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हम उस फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास वैल्यू x में मिल रही है, यानी कि किस में से मिलेगी, डोमेन में से मिलेगी। यानी इन्वर्स करते ही क्या हो जाता है, डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था f(x) इज इक्वल टू y, तो इस टाइम पर x क्या था, इसका x क्या है, इसका डोमेन है, x क्या है, इसका डोमेन है, और y क्या है, इसका कोडोमेन है। लेकिन जैसे ही हमने इसका क्या किया, इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स मतलब इसको इधर ले गए तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x आ गया, यानी कि ये जो y है अब यहाँ पर क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया, और x क्या बन गया, कोडोमेन बन गया, x क्या बन गया, इसका कोडोमेन। यानी इन्वर्स करते ही डोमेन और कोडोमेन आपस में बदल जाते हैं, जो इस फंक्शन का डोमेन था वो इन्वर्स वाले का कोडोमेन बन जाता है, जो पहले वाले का कोडोमेन था और इन्वर्स फंक्शन का क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। ठीक है, ये था, यानी कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा, यानी कोई भी g कह दो या कोई फंक्शन इन्वर्स फंक्शन था तो हम उसको लिखते कैसे हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू y लिखा आपने, f(x) इज इक्वल टू y लिखा, इफ दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ f इज बाइजेक्टिव, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब आप जानते हो क्या हो, 1 1 ऑन 2 हो, यानी कि ये जो डोमेन और कोडोमेन हम लेंगे x और y, ये क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, इफ f इज बाइजेक्टिव देन f इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, इसका f क्या होगा, ये इन्वर्टिबल होगा, देन f इज इन्वर्टिबल। यानी अगर f बाइजेक्टिव है तो ही हम f को क्या कर सकते हैं, इन्वर्टिबल बना सकते हैं, यानी इन्वर्स कर सकते हैं हम उसका। ये बात समझ में आ गई, इफ f इज बाइजेक्टिव देन f इज इन्वर्टिबल, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर इन्वर्टिबल है तो ये हम इसको कैसे समझते हैं कि f को उधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, f इनवर्स y, इधर क्या बच गया, x बच गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और हमेशा तभी लिखेंगे जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। ठीक है, जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो तो ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम चेक करें, जैसे मान लो हम मान लेते हैं sin x इज इक्वल टू y, इसका इन्वर्स करना है हमें। इसको कैसे लिखेंगे, साइन को उस तरफ लेकर जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा, साइन उस तरफ गया तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, यानी हमने क्या किया, इसका इन्वर्स कर दिया, यानी इन्वर्टिबल हो गया। लेकिन ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब ये साइन फंक्शन क्या होगा, इफ साइन इज बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 ऑन 2 होगा। अगर साइन का फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा, तो ही हम साइन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, किसका, साइन फंक्शन का। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप एक बात बताओ,
कि जो हम साइन फंक्शन पढ़ते हैं, साइन का ग्राफ पढ़ते हैं, साइन का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से होता है, यूं ऐसे ही होता है, ये होता है हमारा साइन का ग्राफ। ये यहाँ पे क्या होता है, जीरो, साइन जीरो पे जीरो हो जाता है, ऐसे ही होता है, उल्टा हो गया। साइन का ग्राफ कैसे होता है हमारे पास, ऐसे ही होता है, यूं ऐसे जाता है ऊपर से, ये ऐसे, और यहाँ से फिर ये इस तरफ आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। इस तरह से होता है हमारे पास साइन का ग्राफ ये, और यहाँ पर कोई वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है, और रिपीट होती रहती है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, जीरो है, ठीक है, ऐसे ही वैल्यू रिपीट हो रही है, इस पॉइंट पर रिपीट हो रही है, इस पॉइंट पर रिपीट हो रही है, और इस पॉइंट पर भी वैल्यू रिपीट हो रही है साइन की। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से कैसे देखो, जैसे अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, इसको इस तरह से बनाते हैं, इसमें क्या है अपने पास वैल्यूज हैं। जैसे मान लो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, मान लो मैंने ले लिया -π/2, मैंने ले लिया -π, 0, π/2 और पाई ले लिया, कुछ वैल्यूज हमने ले ली, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं। अच्छा, आपने पढ़ा है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 से 1 तक ही होती है। कोई भी एंगल आप पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू साइन की -1 आती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, -1 से 1 तक ही इसकी रेंज होती है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करूँगा, या तो कम से कम -1 आएगा, फिर या तो 0 आएगा, या फिर 1 आ जाएगा, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं साइन 0 रखता हूँ तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। साइन पाई रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, साइन -π पर भी 0 आएगा। π/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -π/2 पे कितना आ जाएगा, बताओ। साइन पाई रखते ही क्या हो जाएगा, 0, साइन पाई रखते ही क्या हो जाएगा, 0, और साइन π/2 पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि -π, 0 और पाई तीनों पर ही क्या वैल्यू मिल रही है, हमें 0 मिल रही है। तो यहाँ से इस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये 1 1 तो नहीं है। जब ये 1 1 नहीं है तो बताओ क्या नाम है, बाइजेक्टिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जब ये 1 1 ही नहीं है फंक्शन, तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो हम साइन का इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते, साइन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी ये थी कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो क्या हो, बाइजेक्टिव। तो ये तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो यहाँ पर ये फेल हो गया, बाइजेक्टिव है ही नहीं। तो क्या करें, तो इसका एक तोड़ निकाला गया। क्या किया गया, तोड़ निकाला गया। क्या किया गया, देखो क्या किया गया। अच्छा, ये आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अपने पास, ये देखो साइन फंक्शन, ये साइन का, ये तो क्या हो गया इसका डोमेन, ये क्या है, डोमेन होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका, कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया इसका। ये चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है कि साइन में आप कोई सा भी रियल नंबर लेते हो, कोई भी रियल नंबर में से वैल्यू पुट करते हो साइन में, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 या 1 तक की ही वैल्यू मिलेगी। देखो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब -1 और 1 इंक्लूडेड है, -1 और 1 इंक्लूडेड है। इंटरवल आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, तो बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -1 और 1 भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आर यानी कोई भी रियल नंबर का सेट आप ले लो, साइन के साथ अप्लाई करोगे तो वैल्यू या तो -1 आएगी या 1 आएगी, या इनके बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यानी तो ये इसकी मैक्सिमम कह सकते हैं एक तरह से कि रेंज हो गई, कि नॉर्मल कह दें कि कोई रेंज हो गई कि क्या है कि इससे ना तो कम हो सकती, ना तो इससे ज़्यादा हो सकती है, ना तो -1 से कम आ सकती है वैल्यू, ना ही 1 से ज़्यादा आ सकती है। कोसाइन फंक्शन में क्या होता है, कॉस रियल नंबर में से लोगे सेम वही चीज़ आ जाती है। टेंजेंट फंक्शन में क्या दे रखा है, tan r माइनस दिस इज टू r, यानी कि रियल नंबर आप कोई भी लोगे आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि इस रियल नंबर में से इस x को माइनस करेंगे। x का मतलब क्या है, x का मतलब है 2n + 1 π/2,
मतलब क्या हुआ, आप ये जानते हो कि 10 90 क्या होता है, 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइंड टर्म होता है। तो वो कोई रियल नंबर में मान ही नहीं सकते हम उसको, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड टर्म है, हम जानते ही नहीं क्या है वो। तो हमने क्या किया कि कोई भी रियल नंबर लिया, कैसे कि जैसे कोई भी वैल्यू ली, उसके बाद ये वाली चीज़ हमने हटा दी। कौन कौन सी, जैसे n इज इक्वल टू आप 0 रखते हो, n बिलोंग्स टू z है, n पे 0 रखते ही आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2, और π/2 पे 10 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। n की वैल्यू 1 ले लो, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 1 जा 2 + 3 3 π/2, आपको क्या मिल जाएगा, 3 π/2 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 5 π/2 मिल जाएगी। यानी कि π/2 3 π/2 5 π/2, यानी इस तरह से, यानी n की वैल्यू रखते जाओ 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 3 5 7 9 5/2 इस तरह से रखते जाओगे। उन सबको हटाने के बाद जो भी रियल वैल्यू आप लोगे उसको 10 के साथ अप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, कि रियल वैल्यू ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि 10 के अंदर हमें इसको नहीं लेना है, किसको, इन वैल्यूज़ को नहीं लेना है, यानी π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 ये नहीं लेना है। ऐसे कोट वाले फंक्शन में भी कह रहा है कि रियल नंबर में से हमें ये वैल्यूज़ हटानी है, ये वैल्यूज़ हटानी है। यानी कि मान लो n बराबर 0 हो तो x कितना आ जाएगा, 0, x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब cot 0 आपको पता है, cot 0 क्या होता है, cot 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी ये भी नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको नहीं लेंगे। ऐसे ही n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई पर भी नॉट डिफाइंड होता है, और 2 रखते ही x इज इक्वल टू 2 पाई पर भी cot की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अभी केवल एक बार ऐसा समझो, क्योंकि आपने 11वीं क्लास में वैसे पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या अभी ग्राफ से इसी चीज़ को समझेंगे। ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा, कैसे होगा, अभी हम ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू हमें क्यों नहीं लेनी है। ऐसे यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू नहीं लेनी है, रियल नंबर में से इसको हटा दो, बाकी वैल्यू पुट करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा। तो क्यों नहीं लेना है, वैसे तो हमने ये पढ़ा है 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इस पर क्या होती है, वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन फिर भी आज हम ग्राफ से और समझेंगे कैसे होता है। ऐसे सेकेंड फंक्शन में भी हम इसको हटाएंगे और हमारे पास रियल वैल्यूज़ मिलेंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे, लेकिन इसमें से भी हमें क्या करना है, -1 और 1 को हटाना है। इसका क्या मतलब हुआ, रियल नंबर तो मिलेंगे लेकिन -1 और 1 नहीं मिलेगा, सॉरी -1 और 1 के बीच का नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, -1 और 1 के बीच का नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी बात करें इसकी तो इसमें भी क्या कह रहा है, -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें से हमने ये वैल्यूज़ हटा दी। जब हम ये नहीं हटाएंगे तो ये हमें, जब ये हम हटा दिए तो हमें ये मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा एक बार ध्यान से समझ लो, 11th क्लास में से आपने पढ़ा है। इसी को अब हम क्या करते हैं, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। चलो पहले हम किसकी बात करते हैं, साइन फंक्शन। ठीक है, पहले अभी जो बताया वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जाने दो, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। क्या करना है, इससे समझते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या था वो। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते, हम क्या चेक करने जा रहे हैं, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन निकालने जा रहे हैं। कि अभी हमने देखा था कि साइन फंक्शन बाइजेक्टिव तो नहीं है, तो कोई भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो जब साइन फंक्शन बाइजेक्टिव है नहीं तो करे क्या, तो क्या करें, देखो यहाँ पे क्या करें। अभी हमने क्या लिखा था, साइन R2 -1 1। ठीक है, R से -1 और 1 में कोई फंक्शन हमें दे रखा है, साइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन। ये आपका साइन का ग्राफ है, ये आप जानते हो, साइन ग्राफ ऐसे ही चलता है। -π/2 पे यहाँ पर -1 आ जाता है, ये -1 है। -π पे फिर से ये देखो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। इस तरफ चलेंगे तो π/2 पे 1 आ गया, पाई पे फिर से क्या आ गया 0, 3 π/2 पे फिर से -1, -2 पाई पे 0। यानी वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो यानी कि साइन 0 पर भी 0 आ रहा था, साइन पाई पर भी 0 आ रहा है, साइन 2 पाई पर भी 0 आ रहा है। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो बताया गया, जो सबसे पहले ये सब काम किया, उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। क्योंकि क्या होता है, वैल्यूज़ ये तो लगातार चलती जाएंगी, यहाँ भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं।
तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको क्या किया इन्होंने, कहा कि ऐसा करो केवल यहाँ से यहाँ तक ले लो। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यानी कहाँ से कहाँ तक लिया, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक की वैल्यू ले ली। यानी अब ये हमारे पास क्या आ गया, रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन आ गया। क्या आ गया ये, रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन हमें लेना है। रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन यानी कि हमें क्या करना है, केवल यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो x की अलग अलग वैल्यूज़ पर y की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये 1/1/2 हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने कहा कि x की कुछ वैल्यू ले लो। कैसे, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π/2 से स्टार्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 से ज़्यादा हम कहाँ तक जा सकते हैं, π/2 तक, π/2 तक। और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, फिर चलते जाओ 0, और ये वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1। तो 0 पर 0, 0 पर 0, साइन π/2 पर 1 और -π/2 पर -1। ऐसे ही अलग अलग वैल्यू पर वैल्यूज क्या मिलती जाएंगी, अलग अलग मिलती जाएंगी। चाहे तो आप ग्राफ से देख लो, यहाँ कोई वैल्यू आप देखो x की, तो आपको y की क्या वैल्यू, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। यहाँ x की अलग वैल्यू अलग y, x की अलग वैल्यू पे अलग y। ऐसे हर वैल्यूज पे हमें वैल्यूज अलग अलग मिलती रहेंगी, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अब ये फंक्शन क्या हो गया, 1/1/2 यानी बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इस साइन फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्ट करके हमने इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करा। हमने क्या किया, इसको बाइजेक्टिव बनाया। बाइजेक्टिव अब बना दिया तो इस यहाँ से यहाँ तक के लिए -π/2 से π/2 तक, यानी रेस्ट्रिक्टेड साइन के लिए, जो रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन है उसके लिए हमारे पास क्या इन्वर्स होगा। यानी कि क्या हो गया कि ये जो हमने इस इतने एरिया को, यानी -π/2 से π/2 तक के रेंज तक अपन ने क्या किया, इसको बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया। तो इसी रेंज में हमारा ये साइन क्या होगा, इन्वर्स होगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर मान लो मैं क्या कह दूं कि sin x = y, क्या कह दिया हमने, कोई फंक्शन ले लिया कि sin x = y ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन आ गया। अब रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक आया, ये समझो। साइन था पहले, पूरा रियल वैल्यूज थी और -1 से 1 तक था। अब हमने कहा हमें पूरी रियल वैल्यू लेनी नहीं है, कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -π/2 से π/2 तक। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 to π/2। ठीक है, अब पूरी रियल वैल्यू नहीं लेनी, हमें सिर्फ कितनी लेनी है, ये वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ से किस में मिलेगा, हमें वैल्यूज कितनी मिलेंगी, -1 से 1। बताओ, यही होगा। -π/2 रखोगे -1 मिलेगा, π/2 रखोगे 1 मिलेगा। यानी हमारे पास डोमेन ये आ गया और कोडोमेन ये आ गया। आपको बता, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इस रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन के लिए ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये इसका इन्वर्स मिलेगा। इस साइन का हमें क्या मिल जाएगा, इन्वर्स मिलेगा। इस रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन के लिए साइन इन्वर्टिबल होगा। ये बात समझ में आ रही। तो हमने क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्ट किया यहाँ से यहाँ तक। तो साइन -π/2 से -1 तक। ठीक है, चलो। तो हमने कोई फंक्शन मान लिया sin x = y, और इस sin x = y में हमने कहा कि इस रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन के लिए ये क्या है, बाइजेक्टिव है। अभी अभी प्रूफ किया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली फंक्शन इज, या रेस्ट्रिक्टेड साइन फंक्शन इज क्या है, बाइजेक्टिव है। क्या है ये, बाइजेक्टिव है। तो इसका मतलब अगर ये बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल भी होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये इन्वर्टिबल भी होगा। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, जैसे sin x = y को इन्वर्टिबल भी होगा। फिर ये
साइन एक्स इज इक्वल टू वाई क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर हम कहें कि साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर ये आ गया हमारे पास, तो इसका साइन इनवर्स फंक्शन कैसे मिलेगा हमारे को? ये साइन इनवर्स फंक्शन कैसे मिलेगा? साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, अब इसकी जो हमारे पास डोमेन कोडोमेन था वो इसका डोमेन बन जाएगा, यानी -1 to 1 से क्या मिलेगा, -π/2 to π/2। इनवर्स करते ही आपको क्या बताया था कि जैसे साइन है, साइन का इनवर्स करते ही जो साइन का डोमेन था वो साइन इनवर्स का कोडोमेन बन जाएगा, जो साइन का कोडोमेन था वो साइन इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से फटाफट समझेंगे कि हमने क्या किया इसमें, कि हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी और इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज रेंज थी। इसके लिए हमारे पास क्या था कि ये साइन फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं था। तो अगर बाइजेक्टिव नहीं तो हम इन्वर्टिबल नहीं कर सकते। हमने क्या किया, इस फंक्शन को, ये जो साइन फंक्शन आया हमारे पास, इसको रेस्ट्रिक्ट किया। इसको हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्ट करके क्या किया, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक ले लेते हैं। इसको हमने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा। साइन को हमने केवल यहाँ से यहाँ तक ही ले लिया, बाकी को हटा दिया। हमने कहा इसको छोड़ो, केवल यहाँ से यहाँ तक बात करो। तो हमने कहा कि -π/2 से π/2 तक -1 और 1 वैल्यू मिलेगी, जो कि 1 1 और ऑन टू थे, यानी बाइजेक्टिव थी। बाइजेक्टिव थी तो हमें मिल गया भाई सॉल्यूशन। अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा। तो अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल के लिए हम क्या कहते हैं, अगर फंक्शन हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू वाई है तो ये फंक्शन को इन्वर्स करेंगे तो कैसा मिलेगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए अगर हमें डोमेन और रेंज चाहिए, यानी कोई फंक्शन हमारे पास ये था, इसका इन्वर्स करेंगे, ये फंक्शन हमारे पास था, तो इस फंक्शन का इन्वर्स करने पर क्या होता है, ये जो जिस फंक्शन को इन्वर्स करते हैं उनके डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका जो कोडोमेन था इसका डोमेन बन जाएगा, और इसका जो डोमेन था वो इसका कोडोमेन बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास, यानी कि इन्वर्टिबल कर दिया हमने। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इतना ही क्यों लिया, ये वाला भी ले सकते थे, इस तरफ भी ये वाला ले सकते थे, या उसके आगे भी ले सकते थे, तो सिर्फ यही क्यों लिया? ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ले सकते हो, बाकी भी वैल्यू ले सकते हो। आप अगर चाहो तो यहाँ से यहाँ तक भी आप कोई फंक्शन ले सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगर आप लेकर के प्रूफ करते हो तो भी क्या होगा, आपका ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो π/2 से 3π/2 तक भी वैल्यू सारी अलग अलग आएंगी, तब भी ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। यानी π/2 से 3π/2 तक में तो भी ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। ये भी ले सकते हो, उसके आगे भी ले सकते हो, इस तरफ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या किया गया, जब इस थ्योरम को बनाई गई या जिसने किया उसने क्या किया, सबसे पहले यही लिया, इसी को लिया और कहा कि ये क्या है, इसका प्रिंसिपल, इसको क्या नाम दिया गया, प्रिंसिपल रेंज नाम दिया गया, प्रिंसिपल रेंज वैल्यू। अब इसका ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपका 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू बता दो। तो ये हमारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज वैल्यू, या अपन कहते हो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, यानी प्रिंसिपल साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपसे पूछे तो वो -π/2 से π/2 तक ही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कह सकते हो। बुक में आपके ब्रांच वैल्यू लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे हमारे पास, इस ये काम आएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ये भी आपको दिया हुआ है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास, साइन x इज इक्वल टू वाई, ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था।
अब की बार क्या लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का, यानी इनवर्स निकाला हमने उसका। तो जब इनवर्स का ग्राफ लिया तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा मिला। इस अब की बार ग्राफ कुछ ऐसा मिला। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि x तो हमने क्या किया, x तो फिक्स कर दिया ना, -1 से 1 तक ही आएगा। x की वैल्यू तो -1 से 1 तक ही आएगी। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। x तो केवल इतना ही घूम सकता है, लेकिन y की वैल्यू जा सकती है कहीं तक भी। इनवर्स का क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है क्या, कि ये वाला कौन सा, जब इसको रेस्ट्रिक्ट किया हमने तो कहाँ से कहाँ तक लिया था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी क्या, ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आ गई आपकी, प्रिंसिपल रेंज हो गई कह दो या तो इसको। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब यहाँ पर क्या किया, y इज इक्वल टू साइन x और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को एक ही साथ बनाया। जब एक ही साथ बनाया तो आप देख सकते हो एक लाइन मिली है y इज इक्वल टू x की। अगर आप इसको मिरर मान लो तो एक तरह से मिरर इमेज बनेगी। इस तरफ जो बन रहा है उसी की इमेज दूसरी तरफ है। ठीक है, ये आपको बुक में दिया हुआ है, दिया है इसलिए आपको समझा रहे हैं क्या दिया हुआ है, कि कुछ भी नहीं है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लिया है, तो ये वाला, ये इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ वाला, ये वाला, ये किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, यानी इससे पहले वाला, ये वाला और ये वाला, दोनों को मिला करके एक ही ग्राफ में अगर हम बनाना चाहें तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरह से कैसी मिरर इमेज सी दिख रही है, इस तरफ की और इस तरफ। ठीक है, ये है हमारे पास ग्राफ दिया हुआ था, बस केवल समझाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया साइन का। अगली बात करते हैं इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन। इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा है 11th क्लास में, कॉस कोई फंक्शन है r2 - 1 to 1, यानी कॉस की वैल्यू भी क्या हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू रखो। जैसे ये रहा, r कहाँ से लेंगे, x में से लेंगे। मान लो ये वैल्यूज हैं पूरी, x की कोई भी वैल्यू आप लोगे तो cos की वैल्यू -1, यहाँ से -1 से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, 1 तक ही जाती है। ये रहा -1, ये रहा 1, तो -1 से 1 के बीच में ही रहती है, cos की वैल्यू भी रहती है। ठीक है, cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। अब कोई फंक्शन लिया cos x इज इक्वल टू y। अब सेम कंडीशन यहाँ भी है, सेम चीज़ वहाँ भी है, या जैसे वहाँ थी वैसे यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन चाहिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे इसको बताओ। कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं हम इसको, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो या फिर यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो। कहाँ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर खत्म। ठीक है, ये वैल्यू हमने ले ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन। तो कॉस को हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कहाँ से कहाँ तक। पहले क्या था, cos r2 - 1, फिर अब क्या करेंगे, cos फंक्शन लिया हमने, पूरी रियल वैल्यूज नहीं ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम, 1 to 0 to पाई। क्या लेंगे, 0 लेंगे और पाई लेंगे। तो 0 से पाई में हमें क्या मिलेगा, 0 पर क्या मिलेगा, -1 से 1 तक की ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ये रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन मिल गया। अब रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन मिल गया, यानी ये मान लो कोई फंक्शन था cos x इज इक्वल टू वाई। तो अगर ये रेस्ट्रिक्टेड है तो ये क्या वैल्यू होगी, क्या ये बाइजेक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। देखो अलग अलग वैल्यूज पर हमें अलग अलग यहाँ पर y मिलेगा, x की अलग अलग वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके -1 तक ही मिलेगी। 1 से लेके -1 तक, यानी रेंज क्या रहेगी इसकी, -1 to 1। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से अगर समझ में आता है तो क्या करोगे, हमने क्या किया, 0 से पाई तक लिया। तो 0 ले लो, 0 ले लो, π/2 ले लो, पाई ले लो, ऐसे 3 वैल्यू ले लेता हूँ मैं एक बार। तो हमें वैल्यू क्या है, -1 से -1 मिल सकती है, 0 मिल सकती है और 1 मिल सकती है। ठीक है,
तो cos 0 पे क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। cos पाई बाई 2 पे हमें क्या मिलेगा, 0, और cos पाई पे हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, cos 0 पे हमें क्या मिला, 1 मिला। जैसे 0 रखा, cos की वैल्यू क्या मिली, 1। पाई बाई 2 पे रखा, जैसे cos पाई बाई 2 रखा, वैल्यू क्या मिली हमें, 0, यहाँ पर 0। और जैसे cos पाई रखा, हमें यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, -1 मिल गई। तो यानी ऐसी अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेंगी इन्हीं के बीच में। तो यानी ये क्या कह सकते हैं, कॉस फंक्शन भी यहाँ पर, अब जो रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा, और अगर इन्वर्टिबल है तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स। आपको बताया था कि डोमेन और रेंज बदल जाते हैं, तो इसका डोमेन बन जाएगा -1 to 0 to पाई, 0 पाई, बड़ा ब्रैकेट लगाया, मतलब 0 और पाई इंक्लूडेड है, -1 और 1 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। तो इसी के इन्वर्टिबल है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स y आ जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स y आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई यहाँ पर आपके, ये वाली, ये जो है आपका, ये क्या है, ये क्या है आपका, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच है आपकी। ठीक है, यानी आप कॉस के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें पता करनी होगी तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये किसका था, कॉस का। ऐसे अगर हम बात करें इसके y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x वाले फंक्शन की, तो इसका ग्राफ इस तरह से मिलेगा। और ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया था हमारा, जो रेस्ट्रिक्ट किया था हमने कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला। क्लियर है, चले चले आगे। ये था हमारा ग्राफ, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स ऑफ tan फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, tan की। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो रियल नंबर में से हमने क्या किया, इसको माइनस किया। मतलब रियल नंबर में से एकदम किसको हटा देंगे, यहाँ पे n बराबर 0 रखोगे, यानी पाई बाई 2 नहीं लेंगे, और 3 पाई बाई 2 नहीं लेंगे, 5 पाई बाई 2 नहीं लेंगे, और ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ नहीं लेंगे हम। और वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, क्या देगी, रियल नंबर ही देगी, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, ये बात है। अब देखो ये हमारे पास क्या दिया, tan का ग्राफ दिया हुआ है। tan का ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि tan 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, tan 0 पे वैल्यू क्या आती है, 0 है, 0 है। जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, जैसे ये मान लो tan पाई बाई 2 है, tan पाई बाई 2 पे क्या आता है, आपने टेबल देख होगी आपके पास, आप टेबल देखो, उसमें आपको मिलेगा tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 का मतलब क्या, 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड टर्म होता है। sin 90 अपॉन cos 90, cos 90 0 होता है तो 1/0 आ जाता है, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड टर्म आ जाती है। तो ये देखो 90 पर ये जो लाइन जा रही है 90 वाली, तो ये ग्राफ भी tan का कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। ये इस पे कहीं टच नहीं होता, ये ग्राफ इसको कहीं टच नहीं करता, बस क्या करता है, सीधा इसी के साथ ही चलता रहता है पैरेलली इनफाइनाइट पे। हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है, जबकि इनफाइनाइट हमें पता नहीं कहाँ है। ऐसे नीचे की तरफ भी चलते जाएं तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कि ये क्या है, हमारे पास tan का ग्राफ है। ऐसे जब आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, तो फिर से यहाँ पर tan पाई क्या होता है, हमारे पास 0 मिल जाता है। tan पाई 0, तो उससे पहले यहाँ पर इनफाइनाइट आता है, उसके बाद यहाँ पर इनफाइनाइट आता है। आगे बात समझ में, यानी ये रिपीट हो रहा है ऐसे एक के बाद एक। तो हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसको, कौन सा ले लेते हैं, ये वाला लेकर के हम क्या करते हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू tan x आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी ये, तो हम रेस्ट्रिक्टेड कॉस फंक्शन यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो tan x इज इक्वल टू y हो सकता है। ठीक, और रेस्ट्रिक्टेड tan फंक्शन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड tan फंक्शन क्या होगा हमारे पास, बताओ। tan
हमने कहा क्या कहा, यहाँ से लेंगे, आर में से लेंगे, लेकिन इसको नहीं लेंगे, यानी इसको नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, tan को हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया। कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट किया, देखो हमने कहा केवल ये वाला ले लो। ये वाला कहाँ तक है, देखो -π/2 पे, -π/2 से π/2 तक जा रहा है। ये ग्राफ कहाँ तक है, π/2 तक है। ये वाला यहाँ है -π/2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -π/2 से π/2, -π/2 टू π/2, ठीक है। -π/2 से π/2, मगर ब्रैकेट कौन सा लगेगा, छोटा वाला। कौन सा ब्रैकेट लगेगा, छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा। छोटा वाला ब्रैकेट का हम क्या बताता है, यानी कि हम -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि -π/2 पे ग्राफ टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। π/2 पर भी ये टच नहीं हो रहा, बस इसके पैरेलली चलता जा रहा है आगे तक। तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल इनके बीच बीच में लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज मिलेंगी, रियल वैल्यूज मिलेंगी। कोई भी रियल वैल्यू इसके बीच में मिलती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा, -1 2 3 जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें मिलती जाएंगी, ठीक है। रियल वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया कि हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसका मतलब tan x = y क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट करने के बाद ये क्या बाइजेक्टिव बन गया। इस रेंज में क्या बन गया, ये बाइजेक्टिव बन गया। तो ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y = tan इनवर्स x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y = tan इनवर्स x। तो इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसका इंटरचेंज हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 और π/2, R2 -π/2 और π/2। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ये ग्राफ से अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। अभी देखो इनवर्स फंक्शन का हमने कहा y = tan इनवर्स x। तो अगर y = tan इनवर्स x में ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। आपको ये जानबूझ के बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर y = tan x का ग्राफ बोले तो ऐसा बनेगा, और y = tan इनवर्स x का ग्राफ कहते हैं तो ऐसा बनेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये था y = tan इनवर्स x का ग्राफ। हाँ, और ये भी ध्यान रखना, ये जो हमारे पास आया ये क्या है, इसका प्रिंसिपल रेंज है। क्या है ये, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या आ गया, कॉट क्या आ गया, कॉट r माइनस एनी। वही बात हो गई कि r में से हम क्या नहीं लेंगे, एक तो 0 नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे, ऐसे ही आगे तक चलते जाएंगे n पाई तक। ये वैल्यूज हम नहीं लेंगे। बाकी हमें मिलेगा क्या, इसके अलावा अगर हम r में से कोई सी भी वैल्यू लेते हैं तो हमें रियल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो cot x = y। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही बात आ गई। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, ये रहा, यहाँ से ये वैल्यू हमने ले ली। तो आप देख सकते हो क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें कि ये है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये 0 से लेकर के ये कहाँ पर है, ये वैल्यू क्या है, पाई है। ये क्या है, π/2 है, और ये क्या है, पाई है, ये 0 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पाई पर यहाँ टच नहीं हो रहा, यहाँ पर 0 पर टच नहीं हो रहा। 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। तो हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें रेस्ट्रिक्टेड कॉट फंक्शन, रेस्ट्रिक्टेड कॉट फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा कि कॉट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। लेकिन 0 और पाई लेंगे क्या, 0 और पाई नहीं लेंगे, 0 और पाई नहीं लेंगे, इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाया। और हमें वैल्यूज क्या मिलेंगी, रियल वैल्यूज मिलेंगी। यानी रेस्ट्रिक्टेड कॉट फंक्शन हमने लिया। अब ये जो फंक्शन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, बाइजेक्टिव आएगा। और अगर बाइजेक्टिव है तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और अगर इन्वर्टिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, x = cot इनवर्स y लिख सकते हैं। अगर x = cot इनवर्स y लिख सकते हैं
तो इन्वर्स फंक्शन जो हमारा आएगा यहाँ पर, इसके लिए हमारे पास डोमेन और कोडोमेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये जो वैल्यू आई हमारे पास वो ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर, ये है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, सेक फंक्शन, इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। इसमें क्या दे रखा है, सेक r माइनस, और r में भी क्या मिलेगा हमें यहाँ से -1, और 1 को नहीं लेना है यहाँ पर, ये नहीं आएगा, बाकी r की कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन इसमें से ये हटाना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर भी, यानी कौन सा नहीं लेंगे हम यहाँ पर, एक तो हम π/2 नहीं लेंगे, 3π/2 नहीं लेंगे, 5π/2 नहीं लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हम यहाँ पर नहीं लेंगे, और इससे हमें मिलेगा r ही, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, -1 और 1। ठीक है, चलिए ये है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन लेते हैं, देखो एक तो हम, बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, कहेंगे सर एक काम करो ये वाला ले लो। क्या करते हैं अपन, ये वाला ले लेते हैं, हो जाएगा काम। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, देखो इस पॉइंट की अगर हम बात करें यहां पर और इस पॉइंट पर, क्या दोनों वैल्यूज एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ रही, या ये कह सकते हो दो अलग अलग पॉइंट पर एक ही वैल्यू आ रही है, यानी x की यहाँ कुछ वैल्यू है, x की यहाँ पर कुछ और वैल्यू है। ये x एक्सिस है हमारा, x की यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, x की यहाँ कोई दूसरी वैल्यू है। उन दोनों वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सेम ही आ रही है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट तो एक ही है ना, देखो यहाँ पे y की सेम ही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये इसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम बाइजेक्टिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 1 तो रहा ही नहीं, तो हम बाइजेक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि ऐसा करो, इसको मत लो, तो किसको लो, इसको लो, किसको, इसको, एक तो ये ले लो, ऐसा करो, इसको ये ले लो एक बार, और दूसरा कह दिया है कि यहां से ले लो। ठीक है, यहां से ये और ये वाला। क्लियर, क्या हुआ यहां पर देखो कि 0 से हम कहां तक चल रहे हैं, π/2 तक, पर बट π/2 इंक्लूड नहीं कर रहे, π/2 इंक्लूडेड नहीं है। कहां तक चल रहे हैं, ये इसके पैरेलल चलता जाएगा, यहां से 0 से स्टार्ट होगा और फिर π/2 के पैरेलल चलता जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर ये यहां से देखो, यहां पर पाई से है, पाई से फिर उल्टा नीचे की ओर आता जा रहा है, यानी π/2 ना लेकर के π/2 के बाद वाली वैल्यू से फिर से क्या कर रहा है ये ग्राफ, देखो यहां से गए बढ़ता गया, π/2 हटा दो, π/2 जैसे ही नहीं लेंगे, π/2 के जस्ट आगे से ये ग्राफ फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कहां तक चल जाता है, पाई तक। पाई के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट करता है, पाई के बाद फिर से रिपीट होगा, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो हमने क्या कहा, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट किया। तो रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, रेस्ट्रिक्टेड कॉट फंक्शन। रेस्ट्रिक्टेड कॉट फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, कॉट। अब देखो क्या किया हमने, किया क्या, किस किस को लिया, एक तो हमने लिया क्या, 0 से कहां जा रहे थे, π/2 जा रहे थे। ठीक है, फिर π/2 से कहां जा रहे हैं, पाई पे जा रहे हैं। तो लेकिन π/2 से पहले कहां खत्म हो रहा है ये हमें नहीं मालूम, π/2 से जस्ट पहले बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमने क्या कहा कि एक काम करो, 0 से पाई तो ले लो, 0 तो इंक्लूड कर रहे हैं, 0 भी ले रहे हैं और पाई भी ले रहे हैं, 0 से पाई तो ले लो, ले लेंगे। ठीक है, तो 0 से पाई ले लिया, तो इसके बीच में π/2 तो आ रहा है, तो आप कह रहे हो π/2 लेना ही नहीं है, तो π/2 हटा दो। और π/2 कैसे हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे। आगे बात समझ में, 0 से पाई तो ले लेंगे, लेकिन इसमें हम कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे, π/2 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, उसको हटाएंगे, क्योंकि π/2 पे नॉट डिफाइंड टर्म आ जाती है। आप चाहो तो रख भी सकते हो। कॉट सेक π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, सेक π/2 मतलब कि क्या हो गया, सेक 90। सेक 90 मतलब क्या होता है, 1/cos 90।
1/cos90 मतलब 1/0 यानी नॉट डिफाइंड टर्म आ जाती है, इसलिए हम π/2 नहीं लेंगे। ठीक है, π/2 नहीं लेंगे तो हमें वैल्यू क्या क्या मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, लेकिन रियल नंबर मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, देखो ध्यान से, हमने क्या कहा यहां पर, इधर समझना, जैसे ही हमने कहा कि अच्छा ऐसा करो 0 ले सकते हो तो 0 रख दो, जैसे ही हमने वैल्यू 0 रखी सीधा वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई, डायरेक्ट हमें वैल्यू क्या मिली, 0 रखते ही 1 मिल गई। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू कोई मतलब नहीं मिली ना अपन को, 0 से 1 के बीच की वैल्यू मिली क्या, नहीं मिली। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है चलो पाई रखो, लास्ट वैल्यू पाई है, पाई रखते ही हमें क्या मिल गया, सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, ये वैल्यू क्या मिली हमें, -1, यहाँ क्या आएगा -1, ये -2, ये क्या मिली हमें, सीधा -1 मिल गई, यहाँ से -1 मिल गई और यहाँ पे 1 मिल गई थी। तो ये जो बीच का एरिया रह गया -1 से लेकर के 1 तक का, ये तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं ना। आप कोई भी वैल्यू रखोगे ये तो कभी हमें मिलेगा, क्योंकि 0 रखते ही सीधा 1 मिल रहा है, पाई रखते ही सीधा -1 मिल रहा है, तो ये वैल्यू तो हमें कभी नहीं मिलेगी। इसलिए रियल नंबर तो मिलेंगे लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि -1 और 1 तो मिलेगा लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू हमें कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कॉट फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 to π -π/2 है, और रेंज जो उसकी को डोमेन है वो रियल नंबर होगी, लेकिन उसमें से -1 और 1 के बीच की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आ गई, ये था। तो ग्राफ से ऐसा देखो आपको और भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने कह दिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। अब इस रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन के लिए हमारे पास जो फंक्शन था sec x = y, ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। y = sec x लिया था, ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, और अगर इन्वर्टिबल हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, x = sec इनवर्स y भी मिलेगा। अब अगर sec इनवर्स, सॉरी ये sec है, यहाँ पे कॉट लिखा है, sec है, ठीक है sec है, ये गलती से कॉट लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, sec आएगा। ठीक है, तो sec आएगा तो हमारे पास sec इनवर्स क्या मिलेगा, यहाँ से sec इनवर्स के लिए अब इसमें करना क्या होता है, बस केवल डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब इसका जो डोमेन है वो ये हो जाएगा और कोडोमेन आपका ये हो जाएगा 0 to π, लेकिन π/2 इसमें नहीं मिलेगा। और अब ये जो इनवर्स फंक्शन आया हमारे पास sec का, उसके लिए ये क्या है, ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये अभी काम आएगा, जब आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे हम, तब हम इसको समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अभी आपको ध्यान रखो प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि जो पहली बार किया गया हमने इसी रेंज को लिया, इसी ब्रांच को लिया, इसलिए हमने इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह दिया। बाकी भी ले सकते हो लेकिन ये प्रिंसिपल है, ये मेन है। ठीक है, ये मेन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेक इनवर्स एक्स का फंक्शन बनाओगे तो ये आ जाएगा, ऐसा फंक्शन बनेगा, ये वाला और ये वाला हमने लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक फंक्शन की। कॉसेक फंक्शन की बात करें, सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसको भी हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दो। देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ से, यहाँ से, तो ये वाला पोर्शन ले लो और ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये दोनों ले सकते हैं अपन। ये भी वैसा ही है जैसा अपन ने बात की थी अभी सेक फंक्शन की, ये वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है कॉसेक एक्स इज इक्वल टू वाई। पहले तो हमें यह चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो इस हिसाब से तो नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड
कॉसेक फंक्शन। रेस्ट्रिक्टेड कॉसेक फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, कॉसेक क्या लेंगे, देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या है -π/2, -π/2 से वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते जीरो पे जा करके, मतलब जीरो मिल नहीं रहा, जीरो से पहले ही या ये कह सकते हो जीरो पे इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। जीरो के बाद जैसे ही आगे बढ़ना चालू करते हैं फिर से ये वैल्यू कम होती π/2 पे आकर के यहाँ पर हो जाती है, यानी कि जीरो पर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जीरो नहीं लेंगे, क्या करेंगे, यानी -π/2 तो लेंगे और π/2 भी लेंगे, लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में जो ये जीरो आ रहा था उसको नहीं लेंगे। और हमें क्या मिलेगी वैल्यू, रियल वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन कौन सी नहीं मिलेगी, ये बीच वाली नहीं मिलेगी, -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा, ये वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब अब इसके लिए ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा, और इन्वर्टिबल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x = cosec इनवर्स y। और कॉसेक इनवर्स फंक्शन आ गया तो कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन और रेंज होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे r-11 से क्या मिलेगा हमें, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू मिलेगी, लेकिन जीरो कभी नहीं मिलेगा। और ये जो होगी ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आगे बात समझ में, ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये था हमारा कॉसेक का, ठीक है, ये कॉसेक इनवर्स का ग्राफ आ गया, ये है। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने जो सारा किया उसको हमने एक साथ लिख लेते हैं। किसको एक साथ लिखते हैं, क्या निकाला था, साइन इनवर्स निकाला था। साइन इनवर्स के लिए यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, इसका डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है, या फिर ये कह सकते हो कि ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कह सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो साइन इनवर्स के लिए -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू लोगे आपको कहाँ क्या मिलेगा, -π/2 से π/2 तक की वैल्यू मिलेगी। तो कॉस इनवर्स के लिए भी सेम वही है, पर यहाँ क्या मिलेगा, 0 से π। कॉसेक इनवर्स में क्या करते हैं, डोमेन क्या होगा, यानी रियल वैल्यू तो लेंगे कॉसेक में, कॉसेक इनवर्स में रियल वैल्यूज तो लेंगे, लेकिन ये नहीं लेंगे, -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, -π/2 से π/2 तक की रेंज में आएगी, लेकिन जीरो नहीं आएगा। कॉसेक इनवर्स की बात करें, सेक इनवर्स में क्या कह रहा है, सेक इनवर्स में कह रहा है वही सेम चीज, रियल नंबर लेंगे लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स क्या है, नॉट डिफाइन है। तो हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से π तक की मिलेगी या इसके बीच में, लेकिन π/2 नहीं मिलेगी। टेन इनवर्स में भी रियल वैल्यू से -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स में भी रियल वैल्यू 0 to π। ये टेबल बस आपको याद होनी चाहिए, बस क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये काम आपको करना है, बस आपको याद होनी चाहिए। अब बैठ के रटोगे तो रटने से नहीं आएगा, क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने। क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने। वैसे जहाँ तक है आपको ये इतना समझा दिया, पूरी डिटेल से सारी चीज़ें अपन ने बात की है, तो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा, ये फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे 10th क्लास में आपने देखा होगा कि फॉर्मूले आते हैं ना छोटे छोटे, तो हमें उस टाइम लगता है कि और कैसे याद होगा, लेकिन हमने तब से लेके अब तक इतने क्वेश्चंस कर लिए कि अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कोई कुछ नहीं है, वो तो याद ही रहता है, कभी भी कोई पूछ ले। ऐसे ये भी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दोगे, प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास कुछ आज का लेक्चर में हमारे यही था कि आज आपको पूरा डिटेल से सारी बातें समझाई जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा इसमें डर लगता ही है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, इसमें बहुत ईजी चीज़ है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अब अगले लेक्चर में एग्जांपल्स और इसके क्वेश्चंस देखेंगे, आप देखोगे बहुत आसान है। ठीक है,
फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ आइडेंटिटीज़ भी आएंगे, कुछ फॉर्मूले और आएंगे, वो समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, तो वो फॉर्मूले भी ऑटोमेटिक समझ में आएंगे, आपको आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो और प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।